आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजनस का टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट टू मीन्स अब क्या है कि 51 से लेके आपका जो 51 से आपका 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी 1 से लेके आपका 50 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है, राइट। तो टेस्ट नंबर 3 रहेगा ये, और इसका कोड है 4128। ठीक है, ये पूरा होने के बाद मैं जस्ट इसका टेस्ट नंबर 4 लेके आऊँगा, राइट। टेस्ट 4 भी इसका देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा 51 क्वेश्चन से पार्ट 2 में, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माउंट स्ट्रम्बोली। ठीक है, जो माउंट स्ट्रम्बोली है इटली के 4 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है ये, राइट। ये सिसिली के उत्तरी तट से जो उत्तरी तट है वहाँ से टाइटेरियन सागर, ठीक है, या स्ट्रम्बोली द्वीप है वहाँ पर स्थित है। स्ट्रम्बोली 8 एवोलियन द्वीपों में से एक है, और एवोलियन द्वीप जो सिसिली के उत्तर में एक ज्वालामुखी चाप है, इसको बोलते हैं, राइट। इस ज्वालामुखी में कई बार क्या उद्धार हुआ है, और छोटे छोटे जो उद्धार हैं उसमें से उसके कारण ये लगातार सक्रिय रहता है। इस उद्धार के कारण प्रायः जो स्ट्रम्बोली द्वीप है इसमें कई बिंदु और जो आसपास के समुद्र हैं उससे देखा जाता है, राइट। इसी कारण इस द्वीप को भूमध्य सागर प्रकाश का स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, हमारे से करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन यहाँ से मृदा बोल रहा है, मृदा पर जलवायु के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मृदा के जलवायु पर प्रभाव पड़ते हैं उसमें क्या है कथन, उससे विचार करना है। पहला है, टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका होती है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये आपका गलत भी है, क्योंकि देखो जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसकी जो उसकी मृदा होती है उसमें ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा की तुलना में अधिक गहरी परिच्छेदिका होती है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में टुंड्रा क्षेत्रों की मृदा जो है जीवाणु के अपेक्षाकृत कम धीमी होती है। तो ये जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि तापमान के प्रभाव का जो स्वरूप है वो रासायनिक और जैविक जो प्रतिक्रिया है उनकी दर यहाँ पर प्रभावित होती है, जिससे क्या है ठंडी जलवायु में बैक्टीरियल जो वृद्धि है अपेक्षाकृत धीमी होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो ओनली 2 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है इनमें से। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक जो है किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं, राइट। तो देखो कौन कौन से, अक्षांश भी हो जाएगा, उत्तुंगता, ठीक है, महाद्वीपीय अवस्था, महासागरीय लहरें, ढाल, ये सब क्या है, यह सब आपकी जो तापमान है उसको प्रभावित करेंगे यार। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 53 का डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। हमारा डी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, भूकंप के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक उत्तरदायी? जब भूकंप आता है तो उसके लिए कौन से कारक यहाँ पर उत्तरदायी है इसके लिए? ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। तो देखते हैं स्टेटमेंट को। पहला है खनन गतिविधि, जो देखो खनन गतिविधि है तो ये आपका सही होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी, ये भी सही है आपका, ज्वालामुखी है। ठीक है, क्योंकि देखो ज्वालामुखी क्या, ज्वालामुखी गतिविधि से भूकंप के कारणों का एक कारण माना जाता है, जिसने क्या वास्तव में ज्वालामुखी जो गतिविधि है भूकंपी घटनाओं के एक दूसरे से इतने घनिष्ठ जो रूप रखते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के कारण प्रभाव बन जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात भूकंप जरूर आता है। ठीक है, तो आपका ये भी कारण बनेगा। आपका विवर्तन की जो आपकी गतिविधि है ये भी इसका होगा। ठीक है, और जो आपका बांध जनित भूकंप है ये भी होगा। क्यों होगा बांध जनित भूकंप? क्योंकि बड़े बांध वाले जो क्षेत्र हैं उसमें आने वाले भूकंप को बांध जनित भूकंप यहाँ पर कहा जाता है। तो चारों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, तो आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, शेयर बाजार में सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना। जो शेयर बाजार है उसमें सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको विचार करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं 55 में। तो देखो यह पहला बोला, यह आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने वाला विनियामक उपाय है जो किसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगाता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट भी है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर पर जो पद होता है किसी आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने वाले नियामक को उपाय को संदर्भित करता है और जो किसी एक्सचेंज के व्यापार को अस्थायी रूप से रोक लगा रहता है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, ये निर्धारित करता है कि ट्रेडिंग सत्र में किसी स्टॉक का मूल्य कितना गिर सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो प्रभावी रूप से सर्किट ब्रेकर ये निर्धारित करता है कि एक दिन में ट्रेडिंग या सत्र कितना स्टॉक यहाँ पर मूल्य गिरा सकता है या कितना गिर सकता है। जब इन ब्रेकरों को लगाया जाता है तो ये देश के सभी इक्विटी और जो आपके इक्विटी डेरिवेटिव होते हैं वो मार्केट में एक समन्वित ट्रेडिंग का विराम लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, सही पूछा है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे 55 में। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 माइक्रो
एलईडी, ठीक है, माइक्रो एलईडीज के संदर्भ में भी कथन पर विचार करना है। इसमें ओएलईडी की तुलना में अधिक चमकीले और बेहतर रंग यहाँ पर क्या है उत्पन्न होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। पहला जो बोल है स्टेटमेंट ये सही भी है, क्योंकि भी हाल ही में क्या है एप्पल के कथित तौर पर माइक्रो एलईडी नामक एक नई डिस्प्ले तकनीक कार्य कर रहा है, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, है ना। तो न्यूज़ में था, इस वजह से माइक्रो एलईडी जो ऐसे स्वप्रकाशमान डायोड होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लाइट जो आपका एमिटिंग डायोड है उसकी डिस्प्ले तकनीकी की तुलना में अधिक यहाँ पर चमकीली होती है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, माइक्रो एलईडी तकनीकी नीलम के उपयोग पर, ठीक है, नीलम के उपयोग पर आधारित अनिश्चित काल तक स्वयं चमकने की क्षमता के लिए जाना जाता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो ये सिद्धांत है माइक्रो एलईडी जो तकनीकी है नीलम है, ठीक है, इसके उपयोग पर आधारित है, क्योंकि नीलम के जो अनिश्चित काल तक यहाँ पर स्वयं चमकने की क्षमता के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पूछा गया है, सही पूछा है, तो सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, क्योंकि देखो न्यूज़ में था माइक्रो एलईडी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, एल नीनो के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इससे पेरू के तट पर जल के तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत महासागर में जो प्लवक हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये बोला है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि पहले इसमें पेरू के तट पर जल के तापमान में क्या है वृद्धि होती है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका बोला है कि ये परिणाम स्वरूप इसके पूर्वी प्रशांत महासागर में प्लवकों की संख्या में क्या है वृद्धि होती है, तो ये गलत है। ये प्लवकों की संख्या में कमी होती है, जिससे क्या समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका वृद्धि नहीं होती है। तीसरा, इसके कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि भारत में मानसून जो लंबी अवधि के पूर्वानुमान है उसके लिए एल नीनो का जो उपयोग है वो होता है, ठीक है। तो 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप यहाँ पर देखने को मिला है, राइट। इसके कारण देश में अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 5 से 10 दिन या 12 दिन क्या है देरी से होता है। तो हमारा यह तीसरा सही है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो 1 3 सही है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 58 क्वेश्चन है, युग्म पर विचार करना है। शिल्पकला राज्य है ना, शिल्पकला दी है और यहाँ पर राज्य दिए हैं। तो देखते हैं इसको। देखो पहला यहाँ पर बोल रहा है लोंगपी मृदभांड, ठीक है। जो आपका लोंगपी मृदभांड है ये आपका होगा ये शिल्पकार मणिपुर में प्रचलित है, ठीक है। कि क्या है, शिल्पकार मणिपुर में प्रचलित है, ना कि सिक्किम में, ये गलत हो जाएगा। ढोकरा जो शिल्प है आपका ये क्या है, ढोकरा शिल्प आपका छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, ठीक है। तो ढोकरा शिल्प आपका सही मैच कर रहा है। उसके बाद चित्रकला जो आपका पट्टचित्र चित्रकला है ये आपका ओडिशा में प्रचलित है, तो ओडिशा में सही है। तो आपके 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही, तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य कारक उत्तरदायी है, ठीक है। जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं उसके निर्माण के लिए कौन से अनिवार्य कारक यहाँ पर उत्तरदायी हैं, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर तटवर्ती व्यापारिक पवनों की उपस्थिति, जो तटवर्ती व्यापारिक पवन है उसकी क्या उपस्थिति, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्योंकि देखो जो आपके विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल हैं महाद्वीप तटों पर 15 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो गर्म मरुस्थल की शुष्कता है मुख्य रूप से अपतटीय व्यापारी पवनों के प्रभाव के कारण होती है, ठीक है। तटवर्ती नहीं है, जो अपतटीय व्यापारिक पवन है, राइट, ना कि तटवर्ती व्यापारिक पवन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्या है, आंतरिक महाद्वीपीय अवस्थिति, जो आपकी आंतरिक महाद्वीपीय जो अवस्थिति है वो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जो होते हैं हमारे महाद्वीपों के आंतरिक भागों के मुख्य रूप से पठारों या समुद्र से काफ़ी दूर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट, पर्वतों के पवन विमुखी भाग पर वृष्टि छाया प्रदेश होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि जो आपका पैटागोनियन मरुस्थल है, जैसे कि मरुस्थल महाद्वीप की तुलना में ऊंचे और इंडिज पर्वत के पवना जो विमुखी हैं वो ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश के लिए विकसित होते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है। 2 और 3 करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा बार्ड, ठीक है। बार्ड पद जो है किससे संबंधित है, बार्ड पद किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 का ए, गूगल अपने जो संवाददाता हैं एआई चैटबॉट से, तो उससे संबंधित है यहाँ, ठीक है। जो आपका बार्ड है गूगल का अपना जो संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट, इसलिए यहाँ पर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका ए करेक्ट होगा। बार्ड गूगल जो आपका है इसके एआई मॉडल लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन अथवा लैम्डा जिसको बोलते हैं, इस पर आधारित होता है, ठीक है। आपसे बोल देगा कि जो बार्ड गूगल है ये किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है किस पर आधारित है, लैम्डा LAMDA, ठीक है। ये आपका इस पर आधारित होगा, लैम्डा पर,
ठीक। उसका फुल फॉर्म का क्या होगा? लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, राइट, ये आपको याद रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर 60 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन यहाँ से अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की सहायक नदियां मुख्य धारा के रूप में लगभग संपूर्ण पर मिलती हैं। पहला स्टेटमेंट आपको ये बोला है 61 में, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत है, क्योंकि जो वृक्षाकार है, जो अपवाह प्रतिरूप के वृक्ष की जो शाखा है उसके अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। क्या हो? उसके प्रतिरूप ना हो, या प्रतिरूप बोला इसके अनुरूप हो, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अरि प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां धाराएं एक केंद्र से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बोला है। देखो अरि क्या होता है? अरि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो इसे अरि प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है। अमरकंटक जो पर्वत श्रृंखला इससे निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ये सेकंड करेक्ट है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61 का बी। 62 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता विरासत स्थल BHS जिसको बोलते हैं, जो जैव विविधता विरासत स्थल है, इसके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसको देख लेते हैं। पहला बोला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को BHS अधिसूचित करने का यहाँ पर अधिकार होता है। पहला क्या है? गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत है ये, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्य सरकारों को जैव विविधता क्षेत्र है उसके लिए परामर्श या सूचित करने का अधिकार है, तो कथन एक हमारा गलत हो जाएगा। 1986 नहीं होगा, 2002 होगा, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं होगा, और होगा कौन सा? आपका जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। अगला क्या है? यायात्सो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाल ही में जो आपका यायात्सो लद्दाख का पहला BHS जो है बनाने वाला प्रस्ताव यहाँ पर इसको दिया गया, ठीक है। जो आपका यायात्सो है बड़ी संख्या में पक्षियों और जंतुओं के जो यहाँ पर बार हेडेड हैं, ठीक है, जैसे कि पक्षी हैं, और आपका ब्लैक नेक्ड यहाँ पर क्रेन है, ब्राह्मणी बत्तख है आदि के रूप में यहाँ पर क्या है? विख्यात है। तो इसे भारत में जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रजनन की जो स्थल है उसमें जो होने के लिए यहाँ पर इसका गौरव भी प्राप्त है इसका, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है, बी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर जनवरी माह के उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड की व्याख्या करता है? जो दिसंबर जनवरी में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें क्या व्याख्या करता है? तीनों में कौन सी किसकी व्याख्या करता है, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका है महाद्वीपीय स्थिति, ठीक है, महाद्वीपीय जो स्थिति है वो। दूसरा है आपका महाद्वीपीय स्थिति, करेक्ट भी है। हिमालय में होने वाला हिमपात, ये भी आपका करेक्ट है कि हिमालय में हिमपात होगा तो उससे भी हमारा जो उत्तर भारत है ठंडा रहता है। उसके बाद तिब्बत के पठार में आने वाली ठंडी पवनों का जो प्रभाव है वो, राइट। तो देखो तिब्बत के पठार का जो भारत में तापी इंजन है उसके रूप में कार्य करता है, ठीक है, मानसून की शुरुआत करता है इससे, ठीक है। उससे क्या ऋतु यहाँ पर प्रभावित होती है, जिससे विशाल हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला एक लंबे अवरोधक रूप में कार्य करता है, जो उत्तरी अक्षांशों में ठंडी शुष्क वायु को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है? रोकता है, ना कि ये लाता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। दिसंबर जनवरी के महीने में उत्तर भारत में पड़ने वाली अधिकतम ठंड जो होती है तिब्बती पठार द्वारा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है? वो उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1-2 करेक्ट है, तो 1-2 सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, 64 क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका 64 का ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि जो आपका सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय के भाग है उसको पंजाबी हिमालय के नाम से यहाँ पर जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक है जो क्रमशः इस क्षेत्र के रूप में कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, पहला करेक्ट है। दूसरा है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या सही है, क्योंकि सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, करेक्ट है। तीसरा है तीस्ता दिहांग नदियों के बीच के स्थित हिमालय भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। तो आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। सही पूछा है तो तीनों सही है। 65 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
शिवालिक की जो तलहटी है, ठीक है, शिवालिक की तलहटी में मंद ढाल वाले मोटे जलोढ़ क्षेत्र जहाँ सरिताएं तलछट में विलुप्त हो जाती हैं, भावर के नाम से जानी जाती है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है, क्योंकि जो अधिक आपकी जो आकृतिक भिन्नता होती है उसके आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर, ठीक है, कितना 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। इसे भावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सभी सरिताएं जो होती हैं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, अत्यधिक बलुई दोमट मृदा वाले पुराने जलोढ़ को खादर के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ये गलत है, क्योंकि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है। सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है, ठीक है। वे नदियों के बाढ़ वाले जो मैदान होते हैं उसके ऊपर स्थित होते हैं, राइट, क्या है, उसके ऊपर स्थित होते हैं तथा वेदिका जैसी जो आकृति है वो प्रदर्शित करते हैं। इसे भावर या भांगर के नाम से जानते हैं, राइट। खादर के नाम से नहीं जानते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया इसके हिसाब से सेकंड गलत है। तीसरा क्या है, बाढ़ वाले मैदानों के लिए, ठीक है, जो बाढ़ वाले मैदान हैं, बाढ़ वाले मैदानों के लिए निक्षेपों को भांगर कहा जाता है। जो बाढ़ वाले मैदान हैं निक्षेपों के लिए भांगर कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको भांगर बता दिया कि भांगर इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट इसको, और जो ये वाला बोला है तीसरा स्टेटमेंट, ये खादर को एक्सप्लेन कर रहा है, ना कि भांगर को। ये दोनों अपोजिट दे दिए, ये आपका भांगर होगा, ये आपका खादर होगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट नीचे के गलत हैं, तो 2-3 गलत हैं, तो एक सही है। पूछा क्या सही, तो ओनली 1 सही है यहाँ पर, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख बाह्य कारक के रूप में पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सी पवनों की अपरदनात्मक गतिविधि के कारण निर्मित होती है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और रीड कर लीजिए। प्रमुख बाह्य कारक के रूप में पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो होती हैं, जो पवन के द्वारा निर्मित होती है स्थलाकृति, उसके संदर्भ में आपकी स्थलाकृति कौन सी जो है पवन की अपरदनात्मक स्थिति को निर्माण करती हैं या निर्मित करती हैं। तो आपका क्या पहला स्टेटमेंट, जीवजन, मेसा, बरखान, ठीक है। ये क्या होता है, जीवजन, मेसा, बरखान। तो देखो जीवजन क्या होता है, ये समतल शैलें होती हैं जिनमें अधिक, ठीक है, जिनमें अधिक प्रतिरोधी चट्टानें, सतही जो परत है उसके नीचे नरम चट्टानों की एक परत होती है, राइट। पवन अपघर्षण के कर्तन से उन्हें प्रभाव को विचित्र देखने वाले घटक को हम इसको जीवजन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये उसके बाद मेसा क्या होता है, या मेसा क्या होता है इसको देखते हैं। मेसा और बूटी ये एक समतल या परत जैसी जो भूमि संरचना होती है जिसमें अत्यधिक प्रतिरोधी क्षैतिज जो शीर्ष परत होती है वो इसके एक किनारे पर एकदम खड़े होते हैं और सतह के कठोर पवन पर दोनों जल आच्छादन का प्रतिरोध करती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मेसा भी हो जाएगा, ये मेसा की डिफिनीशन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, बरखान बचा, राइट। जो बरखान है, क्या बरखान क्या संभवता है, ये देखो बरखान आपका अर्धचंद्र या चंद्राकार आकार के टिब्बे होते हैं जो अकेले अथवा समूह में पाए जाते हैं। ये गतिशील टिब्बे होते हैं जो एक विशेष दशा में आने वाली जो पवन है उसको तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इसके तीनों के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन कर लिया, ये क्या होते हैं। हमारा जो आंसर होगा, तो आंसर की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर सिर्फ आपका जीवजन और मेसा इसके बारे में बात कर रहा है, ये दोनों आपके करेक्ट होंगे। और जो बरखान है ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वो आपस में मिलते थे। लेकिन जो आपका बरखान है ये आपका अर्धचंद्राकार के टिब्बे के आकार का है, लेकिन ऊपर में दोनों में ऐसा नहीं था। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने तीनों को बता दिया, तीनों होते क्या हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों पर विचार कीजिए। जो निम्नलिखित जो प्रायद्वीप नदियां हैं उस पर विचार करना है। पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है आपका शरावती, तीसरा है ब्रह्मणी। इनके बारे में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित करना है, ठीक है। कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहां से देखो जो पहला स्टेटमेंट है आपका, देखो जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, ठीक है, जो नर्मदा और जो तापी नदियां होती हैं उनको छोड़कर अधिकांश प्रमुख जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये तो आपको बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में जलमार्ग छोटा रहता है, जलमार्ग छोटा होता है, जिससे क्या शरावती एक ऐसी नदी है जिसका जो आपका उद्गम होता है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से होता है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से होता है, ठीक है। तथा इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है 2209 वर्ग किलोमीटर होता है। नदी की कुल लंबाई कितनी, 128 किलोमीटर है। और ये क्या है, उत्तर कंकड़ जो आपका कन्नड़ क्षेत्र है उस जिले के जो आपका होत्रावर है, होत्रावर उसमें अरब सागर में गिरती है ये, ठीक है। तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए। ये अपने मार्ग में शरावती जो नदी जो है वो जलप्रपात का यहाँ पर निर्माण भी करती है, जहाँ 253 मीटर की ऊंचाई से ये गिरती है, ठीक है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद देखो जो कई छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, जो कि जैसे कि आपका स्वर्ण रेखा है, ठीक है, और वैतरणी है, ठीक है, ब्रह्माणी है, राइट, और आपका वंशधारा है, पेन्नार है, पलार है, वैगई है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे क्या पूछा, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी? स्वर्ण रेखा की मैंने बात इसी में की और इसी में ब्रह्मांड की बात की, ठीक है। जो आपका यहाँ पर शरावती था मैंने उसकी बात यहाँ पर नहीं की, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा शरावती, ठीक है, शरावती का हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ मैंने बता दिया आपको, फिर से बता देता हूँ। स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, वंशधारा, पेन्नार, पलार और वैगई, ये सब क्या पूर्व की ओर प्रवाहित होती नदियाँ हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। जल क्रिया के कारण विकसित स्थल रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में जल की अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सी स्थल रूप निर्मित होते हैं। ये बोला है कि जल क्रिया के कारण विकसित जो आपके स्थल रूप हैं, ठीक है, उसमें जल अपर्दन की क्रिया किसके परिणाम स्वरूप से निर्मित होते हैं, राइट, तो आपको ये बताना है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट आपका है घाटियाँ। घाटियाँ क्या होती है? घाटियाँ का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी जो क्षुद्र सरिताएं हैं उनसे होता है, ठीक है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे क्या लंबे और विस्तृत अवनलिकाओं के रूप में विस्तृत होती हैं, इन्हें घाटियाँ बोलते हैं, ठीक है। अवनमित, अवनमित जो कुंड हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, जो अवनमित कुंड होते हैं, देखो जो अवनमित कुंड होते हैं, राइट, जिनको ये गर्त आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, ये क्या गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी करने का निर्माण करते हैं, ठीक है। जलप्रपात के तल से भी क्या है एक गहरी व बड़ी जल गर्तिका का निर्माण करते हैं, जो जल की ऊंचाई से गिरने पर उनमें शिलाखंड या वृत्ताकार के घूमने से निर्मित होता है, ठीक है। ये जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड में निर्मित होते हैं जिसे क्या है अवनमित कुंड कहते हैं, ठीक है। तो आपका अवनमित कुंड 68, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है अवनमित कुंड घाटियाँ, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या आपका करेक्ट है। उसके बाद जो नदी और रोधिकाएं, इसको देख लेते क्या है, नदी रोधिकाएं, इसको क्या है, इसको देखते लेते हैं। जो नदी रोधिकाएं ये नदी वेदिकाएं हैं, ठीक है, ये इसको देखो नदी वेदिकाएं हैं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ में जो मैदान है उसकी पुरानी नदी घाटियों के तलों को चिन्हित करते हैं, ठीक है। ये जलोढ़ रहित जो मूसलाधार चट्टान है उसके यहाँ निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में से पाए जाते हैं। जो आपका यहाँ पर पूछा है कि इसके विकसित स्थलों के लिए जल अपर्दन की जो परिणाम स्वरूप कौन कौन से स्थल होंगे, तो आपका एक घाटी होगा और एक अवनमित कुंड होगा, नदी रोधिकाएं और आपका जलोढ़ जो पंख है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों सिर्फ आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सा हमारा जो ऐसा है जो विकसित स्थल के रूपों में जल की अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थल खंड में रूप यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, घाटियाँ और आपका अवनमित कुंड, ठीक है। तो ओनली 1 और 2, ठीक है। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। वर्चुअल रियलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक त्रिआयामी डिजिटल परिवेश है जो पूर्ण रूप से कंप्यूटर के माध्यम से जनित होता है। पहला स्टेटमेंट आपका 69 का ये हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि जो वर्चुअल रियलिटी है इसका आभासी वास्तविकता VR पद का तात्पर्य होता है, जो कंप्यूटर जनित त्रिआयामी परिवेश है वो, ठीक है। ये पूर्ण रूप से डिजिटल अनुभूति प्रदान करता है। ये वास्तविक रूप से दुनिया या तो प्रेरित हो सकता है, मतलब दुनिया से या तो प्रेरित हो सकता है और या उससे पूरी तरह से अलग हो सकता है। ये आप देख सकते हैं इसमें पहला करेक्ट होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? इसकी भांति वर्चुअल रियलिटी छवियों को देखने के लिए किसी उपकरण या गियर की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। जो वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करने के लिए उसके साथ अंतःक्रिया करने के लिए आपको उचित उपकरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे आपका VR है चश्मा, ठीक है, जो आपका VR ग्लासेस है या हेडसेट बोलते हैं, ठीक है, हेडसेट, तो आपका दोनों यहाँ पर इसकी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट है तो A करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। देखो जो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR, इसमें नई वास्तविकता का निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या ये मोबाइल फ़ोन या टैबलेट जैसे जो उपकरण है उसकी मदद से छवियों को यहाँ पर वास्तविक दुनिया कर अधिचित्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में आपको इंस्टाग्राम में प्रयोग किया जाने वाला जैसे फिल्टर है, ठीक है, स्नैपचैट के जो लेंस शामिल होते हैं इसमें वो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। उसके माध्यम से आप VR और AR के बीच अंतर के लिए एक आवश्यक उपकरण की अनुभूति में ये निहित होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर 69 का क्या हो गया? 69 का आंसर हमारा हो गया था A, ओनली 1, ठीक है। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, मैं बता देता हूँ आपको। देखो जो बराक नदी है, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, बराक नदी इसमें से नहीं है। देखो लोहित नदी का उद्गम आपका तिब्बत के पूर्वी हिमालय से होता है, ये असम के ब्रह्मपुत्र से मिलने का अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियों से
जो है वो उसमें उद्मित होती है, ठीक है, और दिवांग से होकर बहती है और जो आपका असम सदिया के निकट यहाँ पर मिल जाती है, राइट। उसके बाद क्या है, सुबनसिरी जो आपका है, राइट, सुबनसिरी है, इसका उद्गम आपका तिब्बत में है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, ये मैंने बताया भी था पहले आपको ऊपर। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र मिलने के पहले अरुणाचल प्रदेश में असम राज्य से होकर गुजरती भी है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका दिबांग और आपका सुबनसिरी और आपका लोहित, राइट। बराक यहाँ पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो दूसरी ओर से जो बराक नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 यहाँ से काट देंगे, आपको पता होना चाहिए बराक जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बा से ब्रह्मपुत्र और बा से बराक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बा से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो। तो सीधे से आप 3 जहाँ जहाँ होगा वहाँ काट देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा 1 2 4 यहाँ पर आएगा, 2 4 तो है ही और एक और है आपका, पहला भी है सुबनसिरी, राइट। तो हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 2 4 सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 71, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे ही सुनामी की लहरें खुले समुद्र या उथले जल पर पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई तेजी से घटती जाती है। पहला स्टेटमेंट 71 का ये है, जबकि क्या है, जो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। खुले में समुद्र में सुनामी लहरें ऊंचाई से कुछ 70 फीट ऊंची होती जाती है, ना कि नीचे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। खुले समुद्र में उथले जल पे पहुंचने पर सुनामी की जो गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत है, गहरे जल में सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटा गति से संचरण करती है। जब ये उथले तटीय क्षेत्रों पर पहुंचती है तो ये क्या, इसकी गति धीमी हो जाती है। जस्ट अपोजिट पूछा है, तो दोनों गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो 1 और ना ही 2। 72 नंबर, अप्रादेशिक जो मृदा हैं, ठीक है, अप्रादेशिक मृदा के संदर्भ में ये कथन दिए, मृदा दिए और विशेषताएं दी हैं। रेगोसोल और आपका यहाँ पर पहला है रेगोसोल, ठीक है। जो रेगोसोल है था आपका, ये मृदाएं रेत जो शुष्क ये शुष्क और ढीले रेत के टिब्बे होते हैं। तो पहला हमारा क्या गलत हो जाएगा, या सदस्य निर्मित, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। सेकंड है लिथोसोल, ठीक है, जो आपका लिथोसोल है ये, या इसको अर्धचक्रीय मृदा भी बोलते हैं। ये मृदा कण इतनी तीव्र गति से अपरदित होते हैं कि ये तीव्र ढलानों पर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है, तीव्र ढलानों पर क्या है, एकत्र हो जाते हैं, या अपरदित मृदा है, ये गलत है, ठीक है। ये भी आपका गलत है, दूसरा भी, क्योंकि ये क्या है, फिर से बता देता हूँ, ये मृदा इतनी तीव्र गति से अपरदित होते हैं कि तीव्र ढलानों पर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, तीसरा जलोढ़। जलोढ़ है आपका शुष्क और ढीले जो बालू के टिब्बे हैं, राइट। जो जलोढ़ मृदा है ये आपके होते हैं अवसादों से निर्मित आपूर्ति, जो अवसादों के द्वारा हम आपूर्ति निर्मित करेंगे वो, ठीक है। देखो आपको पहला जो स्टेटमेंट जो बोला है अवसादों द्वारा निर्मित आपूर्ति, ये आपका जलोढ़ की बातें कर रहा है, जलोढ़ की बात कर रहा है ये। तो तीसरा भी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट दिए दूसरे के, तो आपको पता होना चाहिए किसका स्टेटमेंट क्या है, जलोढ़ का क्या है, लिथोसोल का क्या है और आपका रेगोसोल का क्या है, ठीक है। तो हमारा ये जलोढ़ का दिया, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा 72 का। 73 देखते हैं, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। संगम स्थल, नदियों का संगम, नदी का संगम, ठीक है, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो देखते हैं 73 में, देखो पहला है देवप्रयाग, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, भागीरथी अलकनंदा जिससे मिलता है नदी का संगम, देवप्रयाग, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो अलकनंदा जो आपका है यहाँ पर विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग जो है आपका, ये अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से है, ठीक है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा के धाराओं से मिलकर ये बना होता है, राइट, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, तीसरा रुद्रप्रयाग पिंडार अलकनंदा से मिलता है। देखो अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ पिंडार जो कि कर्णप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है, क्या मिलती हैं, ये मिलती हैं कर्णप्रयाग में, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसमें रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो पहले जो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 74 रिवर्स फिलिपिंग, ठीक है, रिवर्स फिलिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह एक विदेशी संस्था के स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। पहला क्या है, ये विदेशी संस्था के स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये सही भी है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स जो आपका फ्लिपिंग होता है उन कंपनियों के स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया करता है जिन्होंने पूर्व में फ्लिपिंग जो प्रक्रिया थी अपनाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूज़ में था अभी काफ़ी टाइम से, क्योंकि न्यूज़ में था आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें न्यूज़ में दिया गया था ये। तो हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, पश्चिमी देशों, ठीक है, पश्चिमी देशों के कर्मचारियों के लिए वीज़ा प्रतिबंधों के कारण कंपनियां रिवर्स फ्लिप करती हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां निजी इक्विटी के जो वेंचर होते हैं उस कंपनी की जो कैपिटल पूंजी है उस तक आसान पहुंच राउंड जो ट्रिपिंग होती है उससे संबंधित नियमों में क्या बदलाव
और भारत के पूंजी बाजार की बढ़ती जो परिपक्वता है उसके कारण रिवर्स फ्लिप करती है। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमारा ओनली एक यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कंपनियां फ्लिप क्यों करती हैं ये भी पता होना चाहिए। जो कंपनियां फ्लिप इसलिए करती हैं क्योंकि फ्लिपिंग की जो प्रक्रिया है स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण में होती है, जो वाणिज्यिक कराधान और संस्थापकों के निवेशकों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां फ्लिप करने की निर्णय लेती हैं क्योंकि उनके उत्पाद का प्रमुख बाजार मूल देश के बजाय अन्य देशों में होता है। तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 74 का ए। ठीक है, 75 क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 75 क्वेश्चन है, यहाँ पर परिच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, एक परिच्छेद दिया हुआ है और यहाँ पर गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्देशीय चट्टान है, अंतर्वेदी चट्टान है, जिनका तल समतल एवं पाइप रूपी वाहक नली के नीचे जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलता है। अंतर ये केवल यह होता है कि ये गहराई पर पाया जाता है और इस तरह से पहुंचने वाला जो लावा है वो स्थानीयकृत स्रोत माना जा सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त परिच्छेद में किसका सही वर्णन कर रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये किसका वर्णन कर रहा है, ये कर रहा है लेकोलिथ का वर्णन कर रहा है। किसका कर रहा है, लेकोलिथ जो है 74 का बी, ये इसका वर्णन कर रहा है क्योंकि ज्वालामुखी द्वार से जो लावा निकलता है उसके जो ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती हैं। लावा का ये जमाव या तो धरातल पर पहुंच सकता है या धरातल पहुंचने से पहले ही भूपटल पर नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो लावा का जो ठंडा होने के स्थान पर जो आधार पर यहाँ पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि आपका ज्वालामुखी सेल है। ठीक है, उसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। पाताली जो यहाँ पर सेल हैं उसमें भी वर्गीकरण इसको कर सकते हैं। राइट, जो आपका लेकोलिथ होता है इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। जो लेकोलिथ है ये गुंबदनुमा, देखो जो लेकोलिथ है इसके बारे में पूरा लिखा है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लेकोलिथ ये है, इसके बारे में ये। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कर्नाटक में पठार है उसमें ग्रेनाइट से चट्टानें बनी होती हैं, ये गुंबदनुमा पहाड़ी होती हैं। इसमें अधिकतर जो अपपवित्र होती हैं वो हो चुकी होती हैं। ठीक है, ये लेकोलिथ या बैकोलिथ के अच्छे उदाहरण होते हैं। कहाँ पर होते हैं, ये कर्नाटक के पठार में होते हैं, कर्नाटक के पठारी भाग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 75 76, शायद थोड़ा कठिन क्वेश्चन होगा ये। अब एक बार पढ़ेंगे रीड करेंगे तो क्या समझ आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, जो आपका लेकोलिथ है कहाँ पाया जाता है क्या है ये। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो टेस्ट सीरीज है आपका है ना, टेस्ट सीरीज जो आता है विजन है इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज ये पूरा निकलता है ये। राइट, मतलब मैं किसी का ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका अच्छा है इसका ख़राब है, ख़राब तो किसी का नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका है, इनका जो विजन है इसका तरीका है बहुत अच्छा है फ्रेम करने का तरीका। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप जितना टॉपर्स का देखेंगे, एक एक लोग यहाँ पर बोलते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कि विजन है इसका टेस्ट पेपर जरूर लगाइए। ठीक है, सच में ये काफ़ी अच्छा पेपर है, मतलब आप लगाएंगे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन आपको न्यू दिखेगा यहाँ पर अगर आप देखो क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ 50 से 52 क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, 50 से 52 क्वेश्चन कर लेते हो, ज़्यादा गलत आपका नहीं होता है, तो 100% चांस प्रीलिम्स निकलने के कंफर्म है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन दिखेंगे फ्रेम यूपीएससी टाइप में फ्रेमिंग इनका किया होता है क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप कुछ क्वेश्चन नए नए सुनते हो कि नई नई बातें आ रही हैं। ऐसे जब यूपीएससी पेपर देखोगे ना तो वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी कि ये नई चीज़ें, तो यहाँ से आपको रिलेट कर पाओगे कि शायद मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार इस चीज़ों को इस वर्ड को पढ़ा था यहाँ। ठीक है, बाकी अभी तक मैंने जो अभी 2-3 टेस्ट लगाए, टेस्ट नंबर 4 तक पहुँचा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं सुनने को मुझे मिला। ठीक है, जो यहाँ पर न्यू नई तकनीकी नई न्यूज़ हैं दिखाई देती है इसमें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेगर या काली मृदाओं की विशेषता है। ठीक है, पहला है इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है, जो इनका निर्माण है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है इसमें लौह तत्व की मात्रा कम पाई जाती है, जो लौह तत्व है उसकी मात्रा क्या यहाँ पर कम पाई जाती है, गलत है। इसमें उच्च लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है और ह्यूमस के कारण इसका रंग काला हो जाता है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है ये स्वतः जुताई प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये मृदाएं अपनी स्वतः जुताई प्रकृति के लिए जानी जाती हैं क्योंकि ये गीली होने पर फूल जाती हैं। राइट, ठीक है, और चिपचिपी हो जाती हैं तथा सूखने पर सिकुड़ जाती हैं, अतः शुष्क मौसम के दौरान इन मृदाओं में चौड़ी दरारें भी पड़ जाती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं होगा, तीसरा सही होगा। तो देखो कौन कौन सा सही है आपका, यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि इसमें लौह की कमी है, कमी नहीं होती है, इसमें अधिकता होती है, और तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर, भारत की लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये समानता भारी और काले रंग की होती हैं। दूसरा है इसमें कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेटेराइट मृदा में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है
वर्षा के साथ साथ देखो चूना और सिलिका यहाँ पर क्या निच्छादित हो जाती हैं, तथा लोहे की जो ऑक्साइड हैं और एल्यूमिनियम जो है उसमें यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। लोहे की ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण लगभग सभी लेटराइट मृदाओं के रंग लाल हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ये भारी काला नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर अधिक कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर क्या है, इसमें नाइट्रोजन फास्फेट कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। नाइट्रोजन फास्फेट यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो कम पाई जाती है, तो हमारा ये यहाँ पर गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट भी। ठीक है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर जो बोला ह्यूमस की मात्रा वो अधिक नहीं होगी, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, ये उच्च तापमान पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि लेटराइट मृदाएं हैं उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण यहाँ पर विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिणाम होती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट है। चौथा देखते हैं, चौथा है उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु। चौथा जो है, इनका उपयोग व्यापक रूप से मकान के निर्माण के लिए यहाँ पर किया जाता है, ईंट बनाने में किया, तो गलत है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका देखो गलत इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु हैं उसमें ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फेट कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो हमारा यहाँ से जो तीसरा चौथा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। तीसरा स्टेटमेंट तो सही था, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही था। ठीक है, ओनली तीसरा सही था। जो चौथा स्टेटमेंट है, राइट, जो मेरे से मिस्टेक हो गया, चौथा आप देखो, आपका चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, चौथा गलत नहीं होगा, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, क्योंकि देखो इनका उपयोग व्यापक रूप से मकान ईंटों के निर्माण के लिए जो यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि लेटराइट मृदा है इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। मैंने लेटराइट की जगह जो आपका जो दूसरी मृदा उसके बारे में रीड कर लिया था, तो ये लेटराइट के बारे में सही बोल रहा है। ठीक है, माइंड में कुछ और जो मृदा थी वो चल रही थी। क्या लेटराइट जो है, लेटराइट के बारे में एकदम जो चौथा कथन है एकदम सही है, क्योंकि लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। ठीक है, फसलों के लिए क्या उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है, इस वजह से इनका यूज नहीं करते हैं। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से क्या आपका ये ईंट बनाने में इनका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि कौन इतना खाद डालेगा, खाद क्योंकि इतना महंगी है, तो खाद ज़्यादा से ज़्यादा खाद यूज करेंगे तो क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं। उसी चीज़ को, खाद को मैं कम अच्छी मिट्टी में कम बार यूज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारा चौथा भी स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन से सही हैं, राइट, कौन से सही हैं, तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 74 का डी, 3 और 4 सही है यहाँ पर। ठीक है, जो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया वो देख लीजिएगा एक बार, चौथा और तीसरा करेक्ट है, वो मैंने एक बार गलत रीड कर लिया था, इस वजह से मैंने आपको बताया हो। ओनली 3 4 यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, 76 77 78 नंबर देखते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधियों के संबंध में भू आकृति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिल पृथ्वी के भीतर जमे हुए लावा का क्षैतिज परतें हैं। जो सिल होती हैं पृथ्वी के भीतर जमे हुए लावा की क्षैतिज परतें होती है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है 78 में। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट करेक्ट भी है, क्योंकि सिल पृथ्वी के भीतर जमे जो लावा है उसकी परतें होती हैं, राइट। ये जब मैग्मा ठंडा होता है तो अंतर्वेदी भू जो आकृति उसका निर्माण करती हैं, पहला करेक्ट है। दूसरा है, डाइक ऊर्ध्वाधर अंतर्वेदी भू आकृतियाँ होती हैं जो दीवार जैसी संरचना के रूप में विकसित होती हैं। जो सेकेंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डाइक जब लावा होता है, डाइक जब लावा जो प्रवाह दरारें हैं उसमें धरातल का लगभग संपूर्ण पर निर्माण होता है इनका। ठीक है, ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाती हैं तो एक दीवार की बात संरचना भी बना लेती हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, बैथोलिथ आग्नेय चट्टानों का विशाल पिंड है। जो बैथोलिथ है आपका आग्नेय चट्टानों का विशाल समूह, तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो आपका ये आग्नेय चट्टानों का विशाल समूह होता है जो आमतौर पर ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आमतौर पर ग्रेनाइट के बने होते हैं। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के भीतर गर्म मैग्मा के ठंडा होने के जमने के कारण होता है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो सी हमारे यहाँ से डी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। उष्ण आर्द्र विषुवतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, तापमान का दैनिक परास बहुत कम होता है किंतु तापमान का वार्षिक परास अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि तापमान का दैनिक परास कम होता है। तापमान का क्या होगा, दैनिक परास कम होता है। ठीक है, इसका वार्षिक परास भी कम होता है, वार्षिक परास अधिक नहीं होता है, वार्षिक परास भी कम होता है। दूसरा क्या है, विषुवों के दौरान 2 उच्चतम वर्षा बिंदु विषुवतीय जलवायु की एक विशेषता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही होगा, क्योंकि विषुवों के दौरान 2 जो आपका उच्चतम वर्षा बिंदु हैं विषुवतीय जलवायु की एक विशेषता है।
जो किसी अन्य प्रकार की जलवायु में से नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे ओनली 2 करेक्ट है, पहला गलत है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 79 80 नंबर क्वेश्चन, वैगा वैगा परध्वनि गुसाड़ी हुरूल में क्या समानता है? इनमें से क्या समानता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनमें समानता है, ये आदिवासी नृत्य हैं। क्या है ये? आदिवासी नृत्य हैं। हाल ही में हमारा आदि महोत्सव के अवसर पर जनजातीय जो नृत्य हैं वह आयोजित यहाँ पर किए गए थे। आदि महोत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। आपको पता होना चाहिए आदि महोत्सव है किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। एक वार्षिक पहल होती है, ये वार्षिक होती है, राइट, ये भी पता होना चाहिए कि वार्षिक होता है। और इनके नृत्य क्या होते हैं? ये इनके नृत्य होते हैं जैसे कि असम का आपका बागुरुम्बा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पंथी, तेलंगाना का गुसाड़ी, मध्य प्रदेश का बैगा परधोनी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, ये सब आपके जो आदिवासी नृत्य हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 80 का डी करेक्ट हो जाएगा। 81 ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षारीय लावा अत्यधिक तरल होता है, इससे आयरन और मैग्नीशियम में निम्न मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? आयरन और मैग्नीशियम निम्न मात्रा में पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका 81 में ये होगा। तो 81 का पहला स्टेटमेंट जो हमारा है ये आपका गलत है। 81 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये सर्वाधिक तप्त लावा है। ये क्या है? सर्वाधिक तप्त लावा है ये, ठीक है। सर्वाधिक तरल नहीं होगा, सर्वाधिक तप्त लावा है। इसका तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अत्यधिक तरल पदार्थ वाले होते हैं जो गहरे रंग या बेसाल्ट के होते हैं, ठीक है। इसमें आयरन मैग्नीशियम समृद्ध होते हैं, लेकिन इसमें क्या? सिलिका की मात्रा निम्न होती है, ठीक है। तो हमारा क्या है? इसमें मैग्नीशियम की मात्रा निम्न होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सिलिका की मात्रा निम्न होती है, तो पहला से आपका गलत हो जाएगा दोनों तरीकों से। दूसरा क्या है? अम्लीय लावा का उच्च गलनांक वाला एक अत्यधिक गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। क्या है? अत्यधिक गाढ़ा पदार्थ होता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि अम्लीय लावा जो है ये हल्की रंग व कम घनत्व के होते हैं। इसमें सिलिका का जो प्रतिशत है उच्च होता है, ठीक है। इस तरह के लावा में उच्च गलनांक वाला अत्यधिक गाढ़ा पदार्थ होता है, राइट। तो हमारा ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 82 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जनजाति दिया है और यहाँ पर राज्य दिए हैं। जनजाति और राज्य यहाँ पर दिए हैं, इसके बारे में आपको विचार करना है। इरुला, ठीक है, टोटो, बोडो, ठीक है। इरुला, टोटो, बोडो, यहाँ पर किस राज्य से जनजाति संबंधित है आपको ये बताना है। तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है इरुला। जो आपका इरुला है, ये आपका तमिल भाषा का इरुला सबसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये श्याम वर्ण के लोग होते थे, ठीक है, सामले वर्ग के लोग। इरुला समुदाय के लोग विशेषता संवेदनशील जनजाति के समूह होते हैं, ठीक है। तो इरुला क्या है? इरुला अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो न्यूज़ में था, तो ये क्या बड़ी संख्या में उत्तरी तमिलनाडु के जिले केरल कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रहते हैं, राइट, ना कि इसका तेलंगाना में। टोटो क्या है? राइट, टोटो हाल ही में ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि जो धनीराम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उन्होंने टोटो भाषा में लिपि को टोटो वर्णमाला के रूप में निर्माण दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ से डीपली क्वेश्चन देखो निकाला है, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये इनको हाल ही में जो दिया गया था, टोटो केवल 1632 जो लोगों हैं उनकी आबादी का एक आदिम और अलग थलग जनजातीय समूह होता है, ठीक है। ये केवल पश्चिम बंगाल के जो अलीपुर द्वार हैं उस जिले में टोटोपाड़ा नामक एक छोटे से अंतर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए हमारा क्या है? दूसरा भी गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। तीसरा क्या? बोडो। बोडो उड़ीसा दिखा रहा है। तो जो आपको यहाँ पर बोला है तीसरा स्टेटमेंट, ये आपका सही है, क्योंकि भारत में पहचाने गए आपके 75 जो आपके पीवीटीजी थे, उसमें से 13 उड़ीसा में। इनके नाम बीरहोर, बोडो, चुक्तिया, भुजिया, दीदी, जुआंग, खरिया, डुगरिया, कोंद, ये सब क्या है यहाँ पर आपका जो भारत पहचाने के 75 पीडीएस में 13 उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में आपका 13 है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1-2 गलत है आपका, 1-2 क्या है? गलत है। सही क्या है? ओनली 3 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही में। 83 सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है शहरी वानिकी का संबंध केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाने और उनका प्रबंधन करने से होता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, पहला स्टेटमेंट बोला है, और पहला स्टेटमेंट आपका गलत भी है, क्योंकि शहरों को उनके इर्द गिर्द वो निजी सार्वजनिक जैसे भूमि, हरित पट्टी, पार्क, सड़क, ये सब क्या जगह इन पर व्यावसायिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्या है? कृषि वानिकी का अर्थ होता है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि में वृक्ष और फसलें एक साथ लगाना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि कृषि वानिकी का अर्थ ही होता है कि कृषि योग्य जो बंजर भूमि है उन पर वृक्ष लगाना और फसलों को एक साथ लगाना, ठीक है। इसका अभिप्राय कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न जो आपका चारा है, ईंधन है, इमारती लकड़ें, वो सब क्या है? फसलों को उत्पादन के साथ साथ किया जा सकता है, राइट।
अगला देखते हैं, सेकंड तो करेक्ट है। तीसरा, सामुदायिक वानिकी का सार्वजनिक निजी स्वामित्व वाली या सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर, भूमि, सड़कों, इनके दोनों ओर नहर किनारे के रेल पट्टी के साथ साथ विद्यालय में वृक्ष लगाना शामिल होता है, ना कि सामुदायिक भूमि पर। तो हमारा ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली दो करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 83 का बी। 84 देखते हैं। अंतःउष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आपके अभिसरण क्षेत्र होते हैं, ITCZ, ठीक है, अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पवनें नीचे उतरती हैं। ठीक है, क्या यहाँ पवनें क्या है, नीचे उतरती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ये जो पहला है, जो पहला आपका गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि अंतःउष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है ये निम्न वायुमंडल क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें बहती हैं तथा क्या है, यहाँ पर इस क्षेत्र में वायु जो है ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो हमारा नीचे नहीं उतरती, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, जुलाई के महीने में ITCZ लगभग 20 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ पर स्थित होता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ये क्या है, जुलाई के महीने में। ठीक है, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ, ना कि साउथ, दो भी गलत हो जाएगा। ITCZ में बदलाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, सही है, ये एकदम सही है, क्योंकि जो ITCZ है इसकी उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा। ओनली 3, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सही पूछा है, अगर गलत पूछता तो 1 2 होता, अगर गलत पूछता तो सही पूछा तो यहाँ पर 3 आएगा। 85 नंबर, यहाँ पे कुछ द्वीप दिए हुए हैं, कुछ महासागर दिए हुए हैं। ठीक है, किसके बारे में बताना है, कौन? सार्डिनिया, जो आपका सार्डिनिया है, जानजीबार है, वैंकूवर है। ठीक है, सार्डिनिया जो आपका है यहाँ पर, ये देखो सिसिली के बाद भूमध्य सागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपका इतावली जो प्राद्वीप है उसके पश्चिम में ट्यूनीशिया के उत्तर में फ्रेंच और द्वीप जो कार्सिया है उसके ठीक दक्षिण में अवस्थित है ये। ठीक है, तो पहला आपको सही सुमेलित है, ये आपका क्या है, भूमध्य सागर में है। ठीक है, दूसरा क्या है, जानजीबार जो आपका है, जानजीबार द्वीप, जब जो उनगुजा है, ठीक है, उनगुजा के नाम से भी इसको जानजीबार द्वीप को क्या उनगुजा के नाम से भी जानते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए आपका सुमेलित ये गलत हो जाएगा। वैंकूवर, राइट, जो वैंकूवर है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित, कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित, तो हमारा तीसरा सही है। प्रशांत महासागर के कनाडा के दक्षिण पश्चिमी जगह पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 देखते हैं। भू आकृति निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित भू आकृति के संदर्भ में सर्क, अरेत और बर्ग श्रुंड ये क्या हैं? भू आकृति निर्माण में सर्क, अरेत और बर्ग श्रुंड ये क्या हैं? ठीक है, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपके हिमाच्छादन के कारण निर्मित भू आकृतियाँ हैं। जो हिमाच्छादन होते हैं उनके कारण जो हमारी निक्षेपित भूमि है, जो निर्मित भूमि है, भूमाकृतियाँ वो होती हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो जो सर्क होते हैं ये क्या है, सर्क हिमाच्छादित जो पवने हैं उसमें सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ होती हैं। ये क्या है, अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है आपको 87 क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्या है, चेन्नई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा भोपाल, चौथा जयपुर। ठीक है, इनको क्या उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राइट, तो इसको देखते हैं। देखो जयपुर आपका है, ठीक है, जयपुर है आपका 26 डिग्री 26.9 उत्तर में। ठीक है, 26.9 उत्तर में, तो आपका जयपुर यहाँ से आ जाएगा, जयपुर यहाँ पर पहले आ जाएगा क्योंकि 26.9 से उत्तर और 75 डिग्री पूर्व, तो जयपुर पहले होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आएगा भोपाल। भोपाल आपका 23 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 15 में उत्तर और 77 और 25 उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो आपका जयपुर के बाद आपका आएगा भोपाल, क्योंकि जयपुर जो आपका है 26 डिग्री आपका उत्तर में हो गया और भोपाल आपका 23 डिग्री उत्तर में हो गया। ठीक है, आपका जो आपका बचेगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई आपका है 13 डिग्री। ठीक है, आपका कितना था, 26, 23 और आपका 13। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका आएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका आता है 12 डिग्री, तो आपका बेंगलुरु सबसे लास्ट में होगा, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4312 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देख चुका अभी मैं।
सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। जो सभी प्राकृतिक भूकंप हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं, पहला आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। ये आपका करेक्ट भी है, सभी प्राकृतिक भूकंप क्या स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से लगभग 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट है। भूकंप की पी, जो आपके भूकंप की पी या प्राथमिक तरंगे जो हैं सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। भूकंप की जो पी तरंगे हैं जो सबसे विनाशकारी समझी जाती है, जो प्राथमिक तरंगे जिसको बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पी तरंगे हैं, ठीक है, ये पी तरंगे हैं, इनमें कंपन की जो दिशा है वो समानांतर होती है इनकी, ठीक है, तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ये क्या है, ये जो तीन तरह की जो तरंगे हैं संचरण करती हैं उसमें समकोण दिशा पर कंपन उत्पन्न करती हैं। जैसे कि यस तरंगे हैं उसमें ऊर्ध्वाधर तल पर तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं, जिससे क्या है पदार्थ से गुजरने वाले पर उभार व गर्त बनाती हैं, ठीक है, जिससे तरंगों में सबसे अधिक विनाशकार समझी जाती हैं जो इसको यस तरंगे हैं वो, ठीक है, ना कि पी। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ओनली एक करेक्ट होगा यहाँ से। 88 89 देखते हैं। 89 क्वेश्चन है, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सिंधु नदी है उसके बारे में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को विचार करना है। देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला है, इसका उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के एक हिमनद से होता है। पहला स्टेटमेंट कैलाश के जो पर्वत श्रेणी है उसके वहाँ से होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ पर है 89 का, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडस नदी को सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत एक हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसका भारत के हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसका जो उद्गम है, ठीक है, इसका उद्गम है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी या बोखरचू के निकट से हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहला करेक्ट है। दूसरा, सतलुज सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी, सतलुज है सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाएगा। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ना कि सतलुज, दो गलत हो जाएगा। सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर और संघराज क्षेत्र से होकर बहती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि जो ये क्या तिब्बत से ये नदी संघराज क्षेत्र में लद्दाख से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो 2-3 गलत हैं, ओनली पहला करेक्ट है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में शुष्क मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो शुष्क मृदा उसके बारे में विचार करना है। ये समानता संरचना से बलुई और प्रकृति की लवड़ियाँ होती हैं। दूसरा क्या है, इसमें नमी की कमी होती है तथा ह्यूमस और जैविक पदार्थ में बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही होगा, 90 में ये पूछा है। 90 का जो पहला स्टेटमेंट है सही है। पहले जो स्टेटमेंट बोला, एक समांतर संरचना से बली जो लवड़ी होती है वो सही होती है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। दूसरा है यहाँ पर, दूसरा बोल रहा है इसमें नमी की कमी होती है तथा ह्यूमस और जैविक पदार्थ बहुत कम होते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या इसके नीचे इसके चूने कैल्शियम की मात्रा क्या बढ़ते जाने के कारण निचले स्तर में कंकड़ की परत यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें मृदा की तली जो संस्तर है उसमें कंकड़ों की जो परत है उसके कारण क्या पानी का रिसाव सीमित हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या सिंचाई के जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा क्या उपलब्ध यहाँ पर रहती है, राइट। तो ये मृदाएं क्या है, अनुर्वर होती हैं, ठीक है, अनुर्वर होती हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ की मात्रा पाए जाते हैं। तो हमारा सेकंड और पहला दोनों करेक्ट हैं, तो सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। 91, कार्तिक मास की उष्मा, ठीक है, कार्तिक मास की उष्मा, अक्टूबर हीट जो आपको जिसको बोलते हैं, कार्तिक मास की उष्मा परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन देखेंगे सब नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। पहला है, ये परिघटना मानसून के निवर्तन के दौरान होती है। ये परिघटना जो है मानसून के निवर्तन के कारण होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इस परिघटना में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है, एकदम करेक्ट है। क्या आकाश स्वच्छ हो जाएगा और जो आपका आसमान है वो आकाश स्वच्छ हो जाएगा और तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस मौसम में आर्द्रता की कमी और गर्मी बढ़ा देती है। ये गलत है। मानसून जो आपका है इसमें देखो जमीन में अभी भी क्या नमी बनी रहती है। ये क्या है, नमी को क्या है, आर्द्रता की कमी गर्मी और आर्द्रता की कमी कर देता है और नमी लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा होगा कि जो नमी है वो बनी रहती है। उच्च तापमान और आर्द्रता के जो दशाएं हैं मौसम कष्टकारी हो जाता है। इससे आमतौर पर कार्तिक मास की उष्मा इसे कहा जाता है, ठीक है। अभी भी क्या इसमें जो वो आपका नमी बनी रहती है ना, तो ये आर्द्रता कमी नहीं होती, आर्द्रता बनी रहती है यहाँ पर। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत होगा तो 3 कट जाएगा, 1-2 बचेगा सिर्फ, है ना, 1-2 बचेगा, तो 1-2 इसका आंसर हो जाएगा। 91, 92, प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, कोकोस प्लेट, नचका प्लेट। क्या है प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं 92 में।
देखो प्रशांत महासागर की प्लेट ये क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट्स इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी अफ्रीकी प्लेट क्या है, अफ्रीकी प्लेट जिसमें क्या पूर्वी अटलांटिक तल शामिल होते हैं। यूरेशियाई एवं संलग्न जो आपके अटलांटिक महासागरीय प्लेट हैं, इसके कुछ छोटे छोटे प्लेट में निम्नलिखित मतलब भागों में बांट दी गई, जैसे कोकोट प्लेट, ठीक है, आपका नजका प्लेट, राइट, और आपका अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोबियन प्लेट, फ्यूजिटी प्लेट, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल आप हैं, या फिर ये सब क्या जो पार्ट है वो बता सकते हैं इसके, ठीक है। तो हमारा देखो जो हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इसमें पहला स्टेटमेंट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसमें जो प्लेट विवर्तन के ग्रुप में की गई हैं, तो कौन सी की गई है, पहला की गई प्रशांत जो आपका महासागरीय प्लेट है, ये तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। उसके बाद आपका कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, ठीक है। कोकोस देखो प्रशांत महासागर के ही अंदर का आपका कोकोस प्लेट और नजका प्लेट रहता है, राइट। और तो हमारा यहाँ पे देखो तीनों आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कि इसके तीनों की इसके पार्ट हैं सब, तो हमारे तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का, ठीक है। एक बार आप प्लेट विवर्तन की पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ये थोड़ा सा कन्फर्म हो जाएगा कि क्या है ये, राइट। अभी थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा कोकोस प्लेट और आपका नजका प्लेट, है ना, क्योंकि ये का प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसके अंदर के ही ये सब ये आपके पार्ट होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें होती हैं इसकी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 है, कथन ए दिया है, कथन आर दिया है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे तट का एक उदाहरण है। जो पूर्वी तटीय मैदान है चौड़ा है और उभरे तट का एक एग्जाम्पल भी बनाता है, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ पर जो बोला है, पहला बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम संख्या में पाए जाते हैं। जो पत्तन और पोताश्रय यहाँ पर हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं। ये भी बात यहाँ पर क्या है, एकदम सही है, क्योंकि महाद्वीपीय शिल्प की चौड़ाई समुद्र में 500 किलोमीटर तक विस्तारित है, जिसके कारण यहाँ पर पत्तनों को पोताश्रय विकसित मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बातें एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ए भी सही है, आर भी सही है, तो आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि पूर्वी तट के बारे में बात किया पहले, ये ऐसा है, उसके बाद फिर बोला कि यहाँ पर ये ऐसा पाया जाता है, तो दोनों बात सही बोल रहा है, मैच कर रहा है, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। 94 ब्रिटिश तुल्य जलवायु अथवा शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पूरे वर्ष पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव के, ये क्या है, पूरे वर्ष पछुआ पवनों की स्थायी प्रभाव पर रहती हैं, है ना। ये पूरे वर्ष क्या है, पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहती हैं। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट सही भी है, क्योंकि जो आपके शीत शीतोष्ण पूर्वी सीमांत है, ये जलवायु वर्ष भर पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहती हैं, है ना। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक चक्रवाती गतिविधियाँ पाई भी जाती हैं, जो ब्रिटेन की विशेषता है ना। इसलिए जलवायु की जो ब्रिटिश हैं, जलवायु की जो इसलिए इस जलवायु को ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहते हैं। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है, जिसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारी वर्षा की प्रकृति यहाँ पर पाई जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ब्रिटिश तुल्य जो जलवायु है ये वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है, जिसमें शीत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में, ठीक है, शीत जिसमें क्या है, शीत ऋतु या पतझड़ ऋतु में चक्रवाती स्रोतों में भारी वर्षा होती है ना। यहाँ पर क्या है, पूरे वर्ष नहीं, यहाँ पे शीत ऋतु और जो पतझड़ ऋतु है उसमें चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। तो आपका ये इसमें बोला ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारी वर्षा होती है, नहीं, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है, यहाँ पर होता है आपका शीत ऋतु में, आपका पतझड़ ऋतु में, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इस जलवायु में 4 अलग अलग प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मौसम पाए जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, तो तीसरा करेक्ट होगा। तो 1 और 3 करेक्ट हैं, 1 और 3 करेक्ट है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 95 नंबर क्वेश्चन, 95 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव पद का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पर हो जाएगा अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक कंपनी में अपने निवेशकों के अतिरिक्त नए शेयर जारी करता है, ठीक है, ये इसका सही वर्णन कर रहा है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो हाल ही में क्या न्यूज़ में था, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, उसने 20,000 करोड़ रुपए के शेयर वाले जो अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव हैं वो यहाँ पर वापस ले लिया। इसके पश्चात क्या यहाँ पर न्यूज़ में था ये, तो हमारा ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 95 का। 96 नंबर देखते हैं, नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ इस कारण पश्चिमी दिशा में पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। किस कारण, तो हमारा करेक्ट आंसर जो 96 है उसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय का झुकाव जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होने के कारण, ठीक है। क्या जो प्रायद्वीपीय का झुकाव है दक्षिण पूर्व दिशा के होने के कारण ये प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम दिशा की पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होने लगती हैं। तो ए यहाँ से आपका 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर देखते हैं, प्राय सुर्खियों में रहने वाले न्यू स्टार्ट संधि के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। जो न्यू स्टार्ट संधि है उसके बारे में बताना है आपको, क्या है, ये न्यूज़ में थी जो,
ये संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, यूएसए जो है, और ईरान के बीच परमाणु हथियार जो न्यूनीकरण संधि है वो है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, पहला बल्कि गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो आपका न्यू स्टार्ट है, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच था, ना कि ईरान। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत 100 से अधिक सामरिक परमाणु हथियार, अधिकतम 500 लंबी दूरी मिसाइल का जो बम वर्षक तैनात यहाँ पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। इसके अंतर्गत क्या 1000 से अनधिक, ठीक है, 1000 से अनधिक परमाणु हथियार को अधिकतम 500 लंबी दूरी मिसाइल, ठीक है, 500 लंबी दूरी मिसाइल और बम वर्षक तैनात करने का प्रावधान किया गया, इसलिए कथन 2 हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो इसमें बोल रहा है 500 लंबी दूरी का, तो स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही बोला है दोनों, क्योंकि इसके अंतर्गत 1000 से जो अनधिक स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि 1000 से अनधिक परमाणु हथियार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर ये बोल रहा है कि 1000 से अधिक जो परमाणु हथियार होंगे, अधिकतम 500 लंबी दूरी मिसाइल होगी। ठीक है, 500 लंबी दूरी की मिसाइल और बम वर्षक तैनात यहाँ पर करने का प्रावधान किया गया है। तो देखो दोनों यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला तो गलत है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपका सही बोला है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है आंसर का वो गलत हो गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला गलत है, तो केवल 2 बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बोल सही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ से सही होगा, 97 का बी। 98 नंबर, मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के अनुसार भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनके राज्य क्षेत्र के अवरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है इसके। ठीक है, अवरोही क्रम में जो मैंग्रोव के क्षेत्र है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 98 में देख लेते हैं। देखो हमारा जो 98 रहेगा इसमें मैच करेंगे तो आएगा हमारा, पहला आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का मैक्सिमम है आपका 21 से 14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आपका आएगा गुजरात। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात आएगा 1175 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया। यहीं से आप मैच कर सकते हैं आंसर। पश्चिम बंगाल गुजरात कहाँ पर आ रहा है, 4 और 3 आ रहा होगा कहीं पर, 4 और 3, देखो 4 3 आ रहा है डी में, सॉरी डी में नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल आपका 3 में है और गुजरात 4, 3 4 आ रहा है। 3 4 आपका यहाँ पे, 3 4 आपका यहाँ पे, देखो मिस हो गया, दोनों में आ रहा है। तो फिर से देखते हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा या वहाँ पे आपका अंडमान निकोबार में ज़्यादा। तो महाराष्ट्र में कितना 324 में है, 324 है, जबकि अंडमान निकोबार में 616 है। तो पहले अंडमान निकोबार आएगा, अंडमान निकोबार आएगा तो क्या आएगा 3 4 1 2 ऐसा आएगा आंसर। 3 4 1 2 आपका ए में आ रहा है, तो ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका गुजरात का है कितना है, मैंने परसेंटेज नहीं बताया, 1175 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आपका वेस्ट बंगाल जो आपका है इसमें आपका है 2114 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र है आपका 324 वर्ग किलोमीटर, और आपका बचा अंडमान निकोबार, ये आपका है 616 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 98 हो गया। 99 नंबर देखते हैं। अब तटीय व्यापारिक पवनों के कारण उष्ण ग्रीष्म ऋतु, तटवर्ती पछुआ पवनों के शीत ऋतु की भारी वर्षा, साफ खुली धूप वाले मौसम के साथ शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा आर्द्र मृदु शीत ऋतु और स्थानीय पवनों की प्रमुखता है। ये किसकी परिच्छेद यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु है उसकी बात कर रहा है, क्योंकि गर्म शीतोष्ण पश्चिमी जो सीमांत हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु या पवन पेटियों के खिसकने के कारण घटित होती हैं। ये भूमध्य सागरीय जो आपकी है उस जलवायु की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये विषुवत रेखा के उत्तर से दक्षिण में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच यहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जो है जलवायु उसकी विशेषता क्या होती है, ये अपतटीय पवनों के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है, उस ग्रीष्म ऋतु जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तटवर्ती जो आपकी पछुआ पवन है उसके कारण शीत भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में, ये 20 का उदाहरण है, शीत ऋतु में भारी वर्षा ये। ठीक है, और क्या साफ खुली धूप होने के कारण यहाँ पर जो शुष्क मौसम है ग्रीष्म ऋतु के कारण आर्द्र मृदु शीत ऋतु और भूमध्य सागर के आसपास स्थानीय पवनें सिरोको मिस्टल इसकी क्या है अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें देखो लिखा होगा, यहाँ नहीं दिया है, इसमें लिखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता होती है भूमध्य सागर जलवायु की। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे 99 का डी। 100 क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन से भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से भूकंप का क्वेश्चन यहाँ से आया, भूकंप ज्वालामुखी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छे से टॉपिक तैयार कीजिएगा। ये पहला है जिस बिंदु पर ऊर्जा मुक्त होती है उसे उद्गम केंद्र यहाँ पर कहते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका 100 का ही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है, क्योंकि जो भू प्रॉपर्टी के अंदर जहाँ से स्थान ऊर्जा मुक्त होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। दूसरा है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान को अवकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। देखो
भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से समीप होता है उससे आपका उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ये अवकेंद्र कहलाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या है, भूकंपी तरंगों का सबसे पहले अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। किस पर अधिकेंद्र महसूस किया जाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि भूकंपी तरंगे सबसे पहले क्या अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है, तो हमारा तीसरा करेक्ट होगा। तो 1 और 3 करेक्ट होंगे, 1 और 3 करेक्ट होंगे, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गए और टेस्ट नंबर 3 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी, टेस्ट नंबर 4 को भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कल स्टार्ट कर देंगे टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 1 में आपका 1 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, दृष्टि आइस और विजन आइस के दोनों का टेस्ट साथ साथ चला रहा हूँ, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में अपडेट पाने के लिए आप उससे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।